स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहां पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। डिजिटल जमाने में कॉलेज के प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए ब्रेकअप अब कोई बड़ी बात नहीं रही। इधर कॉलेज कैंपस छूटा, उधर सारे कसमे वादे खत्म। किंतु केरल की ग्रीष्मा और शेरोन के साथ ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने आपस में जो फैसला लिया उससे एक को मौत मिली जबकि दूसरे को फांसी की सजा। कैसे हुआ यह सब? पढ़ें बेवफाई, ब्लैकमेल और बदले की भावना से सराबोर रोंगटे खड़े कर देने वाली मर्डर मिस्ट्री में 24 वर्षीय प्रेमिका का किलर प्लान। नए साल 2025 का तीसरा शुक्रवार था। उस रोज की तारीख 17 जनवरी शेरोन राज और ग्रीष्मा के फैमिली वालों के लिए खास थी। तिरुवनंतपुरम जिले के नैयाटिनकारा के अतिरिक्त सत्र न्यायालय में बहुचर्चित शेरोन हत्याकांड का मुकदमा अंतिम चरण में पहुंच चुका था। इस मामले में महज 24 साल की युवती ग्रीष्मा और उसके चाचा निर्मल कुमारन पर गंभीर आरोप लगे हुए थे। कोर्ट रूम सुनवाई शुरू होने से पहले ही खचाखच भर चुका था। दोनों पक्षों के वकील, परिवार, रिश्तेदार गवाह, दोस्तों के अलावा मीडियाकर्मी और दूसरे लोग भी मौजूद थे। लोगों के आपस में बातें करने का शोरगुल अचानक तब बंद हो गया जब पेशकार ने मलयालम भाषा में घोषणा शुरू की, अदालत का कार्य शुरू होने वाला है। आप सभी शांत हो जाएं, अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दें। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कैमरा, रिकॉर्डर, हेडफोन, ईयरबोड बड या ईयरफोन आदि अपने पास नहीं रखें। अपनी सीट पर बैठ जाएं। कुछ समय में ही न्यायाधीश महोदय पधारने वाले हैं। अदालत के अनुशासन और नियमों का पालन करें। इसी घोषणा को अदालत में मौजूद एक क्लर्क ने अंग्रेजी में दोहराते हुए हाथ के इशारे से सभी को बैठने का इशारा किया। साथ ही उसने मौजूद पुलिसकर्मी से भीड़ संभालने का आग्रह किया। शेरोन के वकील अदालत ने पहले हुई सुनवाई के दौरान उसकी प्रेमिका ग्रीष्मा पर हत्या का मामला साबित करने के कई सबूत पेश कर चुके थे। इस कारण उस रोज की सुनवाई काफी अहम थी। उस दिन फैसला आने की उम्मीद थी। कुछ सेकंड में ही सेशन कोर्ट के न्यायाधीश एम बशीर का आगमन हो गया। कोर्ट रूम में बैठे सभी लोग खड़े हो गए। कुर्सी पर बैठने के साथ ही उन्होंने हाथ से सभी को बैठने का इशारा किया। पेशकार ने एक बार फिर कहा, न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार आज के मुकदमे की सुनवाई शुरू की जाती है, जो मृतक शेरोन राज के परिजन बनाम ग्रीष्मा की है। शेरोन की मृत्यु की आरोपी ग्रीष्मा उसके चाचा और मम्मी है। उनके वकील अपनी दलील पेश करने को तैयार हो जाए। आज के मामले के मुख्य आरोपी ग्रीष्मा को कटघरे में बुलाया जाए। जज साहब फाइलें पलटते हुए बोले। 24 वर्षीय ग्रीष्मा के वकील शालीनता के साथ अपनी सीट से उठे। न्यायाधीश महोदय को अदब के साथ थोड़ा झुककर अभिवादन किया। फिर अपने मुवक्किल का सधे हुए शब्दों में संक्षिप्त परिचय दिया। जनाब, मेरी मुवक्किल ग्रीष्मा एक शिक्षित युवती है। उन्होंने अंग्रेजी लिटरेचर से पढ़ाई की है। काफी समझदार है। दुनियादारी की समझ है। उनका किसी भी तरह का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है। वह अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान है। उन पर लगाई गई आईपीसी की धारा 302 हत्या, 364 हत्या करने के इरादे से अपहरण, 328 जान को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जहर देना और 203 गलत जानकारी देकर न्याय में बाधा डालना के तहत दर्ज किए गए मामले बेबुनियाद है। इसलिए जनाब, आपसे विनती है कि एक बार फिर से उस पर गौर किया जाए। बाद ग्रीष्मा को कटघरे में बुलाने की आवाज लगाई गई। मुलजिम ग्रीष्मा कटघरे में हाजिर हो। ग्रीष्मा धीमे कदमों से चलकर कटघरे में आई। उसे गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की औपचारिक कसम खिलाई गई। जज साहब सरकारी वकील की ओर मुखातिब होकर बोले, आपको मुलजिम ग्रीष्मा के खिलाफ दिए गए सबूतों की पुष्टि के लिए कुछ पूछना है तो उनसे सवाल पूछ सकते हैं। जी जनाब, यह कहकर मृतक शेरोन राज के फैमिली वालों को मुहैया करवाए गए। सरकारी वकील V.S. विनीत कुमार अपनी सीट से उठ खड़े हुए। मुलजिम से सवाल पूछने से पहले उन्होंने भी मामले पर रोशनी डालते हुए अदालत के सामने कुछ नई अहम जानकारी के साथ आरोपों की बौछार कर दी। जनाब, मैं मुलजिम से कुछ सवाल पूछने से पहले इस मामले के बारे कुछ नई बातें भी बताना चाहता हूं जिस पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ था। सबसे पहली बात तो यह है जनाब कि मुलजिमा जितनी मासूम दिख रही है उतनी है नहीं। इनके शांत चेहरे के पीछे एक क्रूर और शातिर चेहरा भी छिपा हुआ है। मुलजिम ने अपने प्रेमी शेरोन राज के खिलाफ जो कुछ भी किया पूरी तरह से होशोहवास में सुनियोजित तरीके से किया। उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाया, यौन संतुष्टि के लिए अपने घर बुलाया, सेक्स की आड़ लेकर जूस में दर्द की गोलियां काफी मात्रा में घोलकर पिलाने की कोशिश की। ऑब्जेक्शन में लॉर्ड, हमारे मुवक्किल का चरित्र हनन किया जा रहा है। बेबुनियाद बातें की जा रही हैं
उनकी निजी जिंदगी पर कीचड़ उछाली जा रही है। ग्रीष्मा के वकील ने बीच में जज महोदय के सामने अपनी शिकायत दर्ज की, लेकिन सरकारी वकील ने यह कहकर अपनी बात जारी रखी कि उनके द्वारा दी जा रही जानकारी का मामले से बहुत ही गहरा ताल्लुक है। इस पर जज महोदय ने उनसे अपनी बात जारी रखने को कहा। शुक्रिया जनाब। अब सीधे सीधे मुलजिमा और मृतक शेरोन राज के प्रेम संबंध पर आता हूं। वह तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के एक निजी कॉलेज में लिटरेचर की पढ़ाई कर चुकी है। वह केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर तिरुवनंतपुरम जिलांतर्गत पारसाला के रहने वाले शेरोन राज से 2021 में तब मिली थी, जब वह उसी कॉलेज में बीएससी रेडियोलॉजी के फाइनल ईयर में थे। उनकी मुलाकात कॉलेज आने जाने के दौरान रास्ते में हुई थी। दोनों के बीच 1 साल से ज्यादा समय तक प्रेम संबंध कायम रहे, लेकिन मार्च 2022 में ग्रीष्मा के परिवार ने एक सैन्य अधिकारी से उसकी शादी तय कर दी। उसने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। जनाब, वे प्रेमी युगल जरूर थे, लेकिन अलग अलग जातियों के थे। ग्रीष्मा हिंदू में उच्च जाति की नायर परिवार से थी, जबकि शेरोन पिछड़ी जाति के नडार का क्रिश्चियन समुदाय का था। ग्रीष्मा जानती थी कि उनकी शादी के लिए उसके परिवार वाले कतई राजी नहीं होंगे। शेरोन बेरोजगार भी था। यही कारण था कि ग्रीष्मा शादी तय होते ही प्रेमी शेरोन से दूरी बनाने के साथ साथ उसे मारने की प्लानिंग भी करने लगी थी। फिर एक दिन मुलजिमा ग्रीष्मा ने शेरोन की जहर देकर हत्या कर दी। इसी के साथ पूरे मामले के घटनाक्रम को सरकारी वकील ने विस्तार से अदालत के सामने प्रस्तुत किया। वह इस प्रकार सामने आया। ग्रीष्मा और शेरोन के प्रेम संबंध में खलल आने के पीछे न केवल ग्रीष्मा की फैमिली द्वारा तय की गई शादी के लिए भारतीय सेना में नौकरी करने वाले लड़के से उसकी सगाई का कारण था, बल्कि एक ज्योतिषी द्वारा की गई उसकी शादी को लेकर भविष्यवाणी भी थी। ग्रीष्मा को एक ज्योतिषी ने बताया था कि उसकी शादी होने के साथ ही उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। इसी भविष्यवाणी से ग्रीष्मा घबराकर अंधविश्वास से घिर गई थी। उसने इस बारे में अपनी मम्मी से जिक्र किया। यह जानकर मम्मी भी परेशान हो गई। इससे बचाव के उपाय के लिए मम्मी ने अनुष्ठान आदि का सहारा लिया, जबकि ग्रीष्मा ने ही एक योजना बनाई थी। उसने जो योजना बनाई थी उसके बेहद खतरनाक नतीजे आने की आशंका थी। फिर भी उसे ज्योतिषी की भविष्यवाणी की यही काट सही लगी और उस प्लान को कार्यरूप देने के लिए अपने फैमिली वालों की भी सहमति ले ली। जैसे ही ग्रीष्मा ने अपनी शादी तय होने की बात प्रेमी शेरोन से की, वह बिफर गया। तुनकते हुए उसने कहा, ऐसा कैसे? यह नहीं हो सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे शादी करूंगा। बस मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, लेकिन मेरे फैमिली वालों को नौकरी वाला दामाद चाहिए। ग्रीष्मा बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नौकरी नहीं मिल सकती? अरे, मेरी पढ़ाई किसी प्रोफेशनल कोर्स से कम है। रेडियोलॉजिस्ट की नौकरी तो मिल ही जाएगी। शेरोन बोला, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान हूं। उनके भी कुछ अपने अरमान हैं। ग्रीष्मा ने समझाने की कोशिश की, और मेरे अरमानों का क्या होगा? मेरे सपनों का क्या होगा जो हमने मिलकर देखे थे? नहीं, मैंने वह कोई फिल्मी लव नहीं किया है जो ब्रेकअप के जश्न के साथ दफन कर दिया जाए। शेरोन भावुक हो गया था। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी भावना को समझ सकती हूँ। मैं एक बार फिर अपनी माँ से बात करके देखती हूँ। तुम अपनी जन्म कुंडली देना, अपनी कुंडली से मिलवाऊंगी। देखती हूँ हमारे तुम्हारे कितने गुरमेल खाते हैं। मैं कुंडली मिलान को अंधविश्वास समझता हूँ। क्या हमने प्रेम कुंडली मिलाकर किया था? शेरोन ने तर्क दिया। दरअसल ग्रीष्मा अपने फैमिली वालों द्वारा तय की गई शादी की वजह से शेरोन से संबंध तोड़ना चाहती थी, जिसके लिए प्रेमी कतई तैयार नहीं था। उसने बातों ही बातों में कह दिया था कि उसकी कुछ तस्वीरें हैं जिससे उसकी तय हुई शादी टूट सकती है या भविष्य में शादीशुदा जिंदगी खराब हो सकती है। ग्रीष्मा ने महसूस किया कि शेरोन उसे ब्लैकमेल करना चाहता है। इससे बचाव के लिए उसने कुंडली मिलान की बात की थी, लेकिन पहले ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाई। उसकी भविष्यवाणी का ग्रीष्मा पर गहरा असर हुआ और उसके दिमाग में योजना कौंध गई थी। दूसरी तरफ उसने पाया कि शेरोन उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। इन दोनों बातों को लेकर ग्रीष्मा के दिमाग में खलबली मची हुई थी। उसने शेरोन को व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया, कल दिन में मिलो। जवाब आया, कहाँ? मंदिर में। बढ़िया सी माला और मिठाई लेकर आना, नए कपड़ों में आना। क्यों? शादी करनी है। मम्मी पापा मान गए? उनकी छोड़ो, मैं जो कह रही हूं वह सुनो। उनको बाद में मैं मना लूंगी। ग्रीष्मा और शेरोन के बीच इस तरह के व्हाट्सएप संदेशों का आदान प्रदान अक्टूबर 2024 को हुआ था। ज्योतिषी की बातों ने क्यों घुमा दिया प्रेमिका का दिमाग? ग्रीष्मा अपने ज्योतिषीय भविष्यवाणी के बारे में शेरोन को भी बता चुकी थी। शेरोन ने उसे अंधविश्वास बताते हुए चुनौती के तौर पर लिया और गलत साबित करने के लिए ग्रीष्मा की योजना के अनुसार प्रतीकात्मक शादी करने के लिए तैयार हो गया।
उन्होंने निर्धारित तारीख को वेट्टुकारू चर्च में शादी कर ली। ग्रीष्मा ने शेरोन के नाम का सिंदूर भी लगाया। शेरोन खुश हो गया था कि ग्रीष्मा ने प्रतीकात्मक ही सही शादी तो कर ली। इसे आधार बनाकर आने वाले दिनों में उसके मम्मी पापा को सार्वजनिक शादी के लिए राजी कर लेगा। दोनों ने साथ में सेल्फी ली। मोबाइल में सेल्फी देखते हुए शेरोन ने मजाक किया, शादी तो हो गई, हनीमून कब मनाया जाए? उसके मजाक का जवाब ग्रीष्मा ने मजाक में ही दिया, जब तुम चाहो। लेकिन क्या? शेरोन ने सवाल किया। कुछ दिन ठहरो, अगले हफ्ते मम्मी पापा बाहर जाने वाले हैं, फिर हम लोग वहीं मिलेंगे। यह भी ठीक है, चलो इसी खुशी में कुछ खाते पीते हैं। तुम यहीं ठहरो, न कुछ खाने के लिए लेकर आती हूं। कहती हुई ग्रीष्मा पास के मार्केट में चली गई। लौटी तो उसके हाथ में 2 बड़ी बोतलों में जूस था, 2 बोतल जूस और खाने के लिए। शेरोन चौंकता हुआ बोला, आज इसी से पेट भरना है, समझो ये हमारी शादी की खुशी की शैंपेन है। ग्रीष्मा बोली, वाह, क्या कहने हैं तुम्हारी सोच और खुशियां बांटने के तरीके का लाजवाब। ग्रीष्मा की तारीफ करते हुए शेरोन ने जूस की बोतल लेने के लिए हाथ बढ़ाया। मेरी एक शर्त है। ग्रीष्मा एक बोतल का ढक्कन खोलकर उसे देती हुई बोली, कौन सी शर्त? हमें एक साथ जूस पीना होगा, देखती हूं कि कौन पहले बोतल खत्म करता है। ग्रीष्मा बोली और अपनी बोतल का ढक्कन खोलने लगी। ओके माई डार्लिंग, कहते हुए शेरोन ने तुरंत बोतल को मुंह में लगा लिया। किंतु यह क्या, कुछ घूंट मुंह में लेते ही थू थू करने लगा। कुछ सेकंड रुक कर बोला, कहां से इसे खरीदा? एकदम कड़वा है, नकली लगता है, या फिर इसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो एक्सपायरी डेट देख कर लिया, नकली हो सकता है। लाओ इसे वापस लौटा कर दूसरा लाती हूं। ग्रीष्मा बोली। शेरोन काफी समय तक थू थू करता रहा। बोला, मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है, चलो कहीं कॉफी पीने चलते हैं। ग्रीष्मा बोली, नहीं रहने दो, मन नहीं कर रहा, कमरे पर चलता हूं, थोड़ा आराम करूंगा। दोनों उस रोज जल्द मिलने का वादा कर अपनी राह चल दिए। जाते जाते ग्रीष्मा बोली, हम लोग आगे व्हाट्सएप पर चैटिंग करेंगे, कभी भी कॉल मत करना। ओके, कहते हुए शेरोन ने विदा ली। किंतु 2 दिनों तक ग्रीष्मा का कोई मैसेज नहीं आया। तब शेरोन ने ही हाय कैसी हो करता हुआ छोटा सा मैसेज भेज दिया। तुरंत उसका जवाब आ गया, अच्छी हूं, अभी थोड़ी बिजी हूं, आगे की योजना बताती हूं, अपना ख्याल रखना। ग्रीष्मा के इस मैसेज से शेरोन के दिल को तसल्ली मिली। जल्द ही एक और मैसेज आ गया। उसने 14 अक्टूबर को अपने घर पर बुलाया था। सांस चलते रहे साजिश और प्यार शेरोन ग्रीष्मा के घर दिन में पहुंच गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ग्रीष्मा उसके आने का इंतजार कर रही हो। गले मिली, बैठने के लिए अपने कमरे में ले जाने लगी। घर में सन्नाटा था। पूछा, यहां और कोई नहीं है? अभी नहीं, कल ही लोग एक रिश्तेदारी में गए हैं, वहां एक फंक्शन है। मेरे लिए क्या लाए हो? ग्रीष्मा चहकती हुई बोली, लाया हूं ना रवा लड्डू, तुम्हारी पसंद की स्वीट। शेरोन बोला और अपना बैग खोलने लगा। नई अप्पम नहीं लाए? वह भी लाया हूं। अच्छा, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। ग्रीष्मा तारीफ करते हुए बोली, तुमने सिंदूर नहीं लगाया? शेरोन अचानक उसकी सूनी मान देखकर बोला, यहां घर में कैसे लगा सकती हूं, हमने छिपकर शादी की है, किसी को हमारे रिश्ते के बारे नहीं मालूम है। ग्रीष्मा ने कहा, लेकिन मैं तो तुम्हारी मम्मी पापा को यही बताने आया था। शेरोन बोला, पागल हो क्या, अभी उन्हें कुछ नहीं बताना है, घर में हंगामा हो जाएगा। मैं धीरे धीरे उन्हें मनाने की कोशिश कर रही हूं। तुम सिर्फ कहीं जॉब पाने की कोशिश करो, फिलहाल तो अपनी शादी टालना चाहती हूं। उससे क्या होगा, एक ना एक दिन तो हमारे रिश्ते के बारे में खुलकर बताना होगा। शेरोन बोला, तुम मुझे समझने की कोशिश करो, हम दोनों की जाति अलग अलग है, परिवार तो क्या पूरा समाज हमारा दुश्मन बन सकता है। तुम्हें या मुझे कोई जॉब मिल गई, तब हम लोग अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। और हाँ, तुमने मोबाइल से सारे फोटो डिलीट किए या नहीं? हाँ कर दिए। शेरोन बोला, कहाँ किए, दिखाओ अपना मोबाइल। ग्रीष्मा बोली। शेरोन ने अपना मोबाइल उसकी ओर बढ़ा दिया। इसका पासवर्ड बताओ, गैलरी खोलो। ग्रीष्मा बोली, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, यह देखो। शेरोन ने अपने मोबाइल की फोटो गैलरी खोलकर खाली जगह दिखा दी। अरे बात वह नहीं है, मेरी तुम्हारे साथ की एक भी फोटो कहीं लीक हुई, तब समझो मुझ पर शामत आ जाएगी। ग्रीष्मा की अंगुलियां शेरोन के मोबाइल पर सरकने लगीं। उसकी फोटो गैलरी से लेकर मैसेजिंग ऐप की गैलरी तक को सर्च कर लिया। जब वहां उसकी एक भी फोटो और वीडियो नहीं मिली, तब आश्वस्त हो गई। किचन में चली गई। कुछ समय में ही एक गिलास में कुछ पीने के लिए लेकर आई। ये लो ऑरेंज जूस, मैंने तुम्हारे लिए ताजा तैयार किया है, मीठा है, उस रोज की तरह कड़वा नहीं है। ग्रीष्मा प्यार से बोली, इतने प्यार से दे रही हो तब क्या कड़वा और क्या मीठा। तुम भी मेरे हाथों से ट्रेडिशनल नेयप्पम खाओ, चावल का आटा गुड़ और नारियल में बहुत टेस्टी है, मेरी माँ ने घी ने बनाया है। शेरोन बोला, हाँ हाँ खिलाओ।
कहकर ग्रीष्मा ने अपना मुंह शेरोन के सामने खोल दिया। वह पूरा नेयप्पम ग्रीष्मा के मुंह में डालने लगा। अरे ये तो बहुत बड़ा है, पूरा मुंह में नहीं आएगा, एक बाइट लूंगी, ग्रीष्मा बोली और नेयप्पम पायसम के एक टुकड़े को अपनी दांतों से काट लिया। बचे नेयप्पम को उसने शेरोन के मुंह में ठूंस दिया। शेरोन उसे तुरंत मुंह में लेकर चबाने लगा। भरे मुंह में ही गिलास के जूस की एक घूंट पी लिया। कैसा है जूस? ग्रीष्मा ने पूछा। अभी तो नेयप्पम के स्वाद ने मिल गया है, पता नहीं चला, सादा पानी दूं क्या? ग्रीष्मा बोली। नहीं, प्यास नहीं है, इसे ही पीता हूं। शेरोन एक झटके में कई घूंट जूस पी गया। स्वाद कुछ अजीब सा लगा, उसे कुछ समझ में नहीं आया। बोला, इसकी मिठास अलग तरह की क्यों है? शायद नेयप्पम के साथ ऑरेंज का बीज दांतों के बीच आ गया हो। ग्रीष्मा बोली, हो सकता है। कहते हुए शेरोन गिलास का पूरा जूस पी गया। तुम्हें हमेशा पीठ दर्द की शिकायत रहती है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खास तरह का जूस बनाया है। इसे तुम हर्बल काढ़ा भी कह सकते हो, जिससे तुम्हें पीठ दर्द में राहत मिलेगी। थोड़ा कसैला जरूर लगेगा, लेकिन फायदेमंद है। ग्रीष्मा बोली, मुझे लगता है थोड़ा आराम करना चाहिए। शेरोन बोला, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना नींद नहीं आने पाए। ग्रीष्मा बोली और खाली गिलास लेकर किचन में चली गई और खाना पकाने का इंतजाम करने लगी। कुछ समय में ही शेरोन भी वहां आ गया। उसकी चाल थोड़ी लड़खड़ाई हुई थी। बोला, डार्लिंग, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं अपने घर जाना चाहता हूं। क्यों, क्या हुआ? कैसा फील हो रहा है? दर्द है क्या? अरे कोई खास नहीं, बस मैं सोना चाहता हूं। शेरोन बोला, अकेले चले जाओगे? कहो तो तुम्हें घर छोड़ दूं। चला जाऊंगा, सिर्फ ऑटो बुलवा दो। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम थके हुए हो, कुछ परेशानी हो तो मैसेज कर देना। उसके बाद शेरोन वहां से अपने घर की ओर निकल पड़ा। उस रोज 14 अक्टूबर 2022 की तारीख थी। किसी तरह शेरोन अपने घर तो पहुंच गया, लेकिन उसे कई उल्टियां हुईं। इस बारे में उसने ग्रीष्मा को मैसेज लिखा। तबीयत बिगड़ने पर उसी रोज उसका भाई शिमोन राज उसे परसाला सरकारी अस्पताल ले गया। वह एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था। शेरोन के डॉक्टर भाई को क्यों हुआ शक? शेरोन की हालत देखकर पहले तो उसने अपच आदि की समस्या समझा, किंतु उल्टियों की दुर्गंध से कुछ गलत पदार्थ खाने पीने का संदेह हुआ। शेरोन की हालत बिगड़ती जा रही थी। सरकारी अस्पताल से उसे तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हालांकि उसके खून जांच आदि के नमूने लेकर उसे घर भेज दिया गया। अगले रोज 15 अक्टूबर 2022 को शेरोन की तबीयत और बिगड़ गई और उसे तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फिर से भर्ती होने से पहले कई अस्पतालों में ले जाया गया। आखिरकार उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। तब तक हुई कई जांचों की रिपोर्ट भी आ चुकी थी। उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही चली गई। इस दौरान उसने एक बूंद पानी तक नहीं पिया। 25 अक्टूबर को कार्डियक अरेस्ट का झटका आया और उसकी मौत हो गई। इलाज करने वाले डॉक्टरों ने इसका कारण अंगों का फेल होना बताया। उसकी मौत होने पर शेरोन के फैमिली वाले विचलित हो गए। उन्होंने इसका सीधा आरोप ग्रीष्मा पर लगाया। उसके भाई ने कहा कि शेरोन बीमार होने से पहले ग्रीष्मा के पास गया था। उन्होंने कहा कि उसके भाई की एक सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। शेरोन के पेरेंट्स जयराम और प्रिया ने इसकी परसाल के थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। 30 अक्टूबर को जांच क्राइम ब्रांच की विशेष जांच टीम को सौंप दी गई। पुलिस ने जांच के सिलसिले में ग्रीष्मा को 31 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उसकी मम्मी और चाचा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर हत्या की साजिश रचने में शामिल होने का आरोप लगाया गया। तीनों से गहन पूछताछ हुई और ग्रीष्मा करीब 1 साल तक जेल में रही। केरल हाईकोर्ट ने 25 सितंबर 2023 को उसे जमानत दे दी। मरने से पहले शेरोन ने पुलिस को बयान दिया था कि ग्रीष्मा ने उसे हर्बल काढ़ा दिया था। उसे पीने के कुछ समय बाद ही कई उल्टियां हुईं। बाद में जांच में सामने आया कि ग्रीष्मा ने अपने प्रेमी को धीमा जहर देकर मारा था। ग्रीष्मा ने ऐसा करने से पहले गूगल पर सर्च किया था और पूरी रिसर्च की थी। शेरोन को कैसे मारा जाए, इसका उसने पूरा प्लान बनाया था। ये सब पुलिस की जांच में सामने आया है। ग्रीष्मा ने अपने प्रेमी शेरोन राज को मारने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया था। उसने गूगल पर ढूंढा कि पैरासिटामोल और खरपतवार नाशक यानी हर्बिसाइड पैराक्वाट को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि वह मानव शरीर पर एक धीमे जहर की तरह असर करे। उस वक्त ग्रीष्मा ने यह नहीं सोचा था कि यह सब डाटा गूगल पर रिकॉर्ड हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शेरोन की मौत का कारण सामने आया। इस रिपोर्ट के मुताबिक शेरोन की मौत उसके दोनों फेफड़ों के फेल होने के कारण हुई थी। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि खरपतवारनाशक जहर मानव शरीर पर इस तरह ही असर करता है। जहर के कारण शेरोन के पीनस से रक्त रिसाव हो रहा था और शेरोन के पूरे शरीर में भयंकर दर्द हो रहा था।
सरकारी वकील द्वारा शेरोन मर्डर केस की विस्तृत जानकारी सुनने के बाद न्यायाधीश एम बशीर ने पूरी रिपोर्ट पर गहन अध्ययन के बाद ग्रीष्मा को दोषी करार दिया। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी 2025 को हुई। सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि गूगल क्लाउड ने घटना से जुड़ा डाटा जमा कर लिया था। कोई भी व्यक्ति बिना सबूत छोड़े घटनास्थल से नहीं जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई थी। आरोपी ने इस हत्या को अंजाम देने के लिए एक प्लान तैयार किया था। इसके लिए उसने कई दिनों तक पूरी बारीकी से काम किया। उसने इंटरनेट पर अलग अलग तरह के जहर के बारे में रिसर्च किया। साथ ही यह भी ध्यान में रखा कि कौन सा जहर मानव शरीर पर किस तरह से असर करता है। कोर्ट के डॉक्यूमेंट के अनुसार ग्रीष्मा ने जहर के बारे में गूगल पर रिसर्च की थी। उसके खेती करने वाले अंकल ने घर पर कपिक खरपतवार नाशक रखा था, जिसे ग्रीष्मा ने एक आयुर्वेदिक काढ़े कषायम में मिलाकर शेरोन को पिला दिया था। कोर्ट ने देखा कि ग्रीष्मा ने शेरोन को मारने की तैयारी करते हुए भी उसे प्रेम भरे मैसेज करना नहीं छोड़ा। शेरोन को जहरीला काढ़ा पीने के बाद लोकल अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम शिफ्ट कर दिया गया था। वहां के डॉक्टर शेरोन की बीमारी का कारण पता नहीं लगा पा रहे थे। उन्होंने देखा कि शेरोन की दोनों किडनियां फेल हो गई थीं। खरपतवार नाशक ने शेरोन के शरीर में कोई अवशेष नहीं छोड़े थे। इस कारण डॉक्टर को शेरोन के खून में जहर के निशान भी नहीं मिले। मामले की कार्रवाई में यह पाया गया कि ग्रीष्मा ने अपने बॉयफ्रेंड शेरोन राज को आयुर्वेदिक काढ़े में खरपतवार नाशक मिलाकर पिलाया था। इस खरपतवार नाशक ने धीमे जहर की तरह शेरोन की सेहत पर असर करना शुरू किया, जिसके कारण काढ़ा पीने के ठीक 11 दिन बाद शेरोन की अस्पताल में मौत हो गई थी। यही नहीं, शेरोन के मम्मी पापा बार बार ग्रीष्मा से पूछते रहे कि उसने उसे क्या पिलाया था, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार करती रही। शेरोन को मारने के लिए ग्रीष्मा पहले भी कोशिश कर चुकी थी, तब वह नाकामयाब रही। उसने जूस के एक गिलास में 50 पेनकिलर की गोलियां मिलाई थीं और शेरोन को वह जूस पीने की चुनौती दी थी। हालांकि जूस के कड़वा होने के कारण शेरोन ने उसे पीने से मना कर दिया था। इस कारण वह उस वक्त मरने से बच गया। रिपोर्ट के मुताबिक मामले के बारे में काढ़े में जहर मिलने की शंका सबसे पहले शेरोन के आयुर्वेदिक डॉक्टर भाई शिमोन राज को हुई। जब उन्हें पता चला कि शेरोन ने ग्रीष्मा के घर कषायम पिया था, तब उन्होंने ग्रीष्मा से काढ़े में डाली गई सामग्री के बारे में पूछा, किंतु ग्रीष्मा ने उन्हें दवाई का नाम नहीं बताया था। उसने कहा कि वो ये दवाई कमर दर्द होने पर लेती है। ये डॉक्टर की बताई हुई दवाई है। हालांकि शिमोन ने बताया कि ग्रीष्मा की यह सभी बातें झूठी निकलीं। पुलिस की जांच रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीष्मा शेरोन को 2021 में मिली। वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। इस बारे में उन दोनों के फैमिली वालों को खबर नहीं थी। फैमिली वालों ने 2022 में ग्रीष्मा की एक फौजी से सगाई कर दी थी। फिर भी ग्रीष्मा शेरोन से मिलती रही। कुछ वक्त बाद ग्रीष्मा को फौजी के साथ रहने के फायदे दिखने लगे और यहीं से उसने शेरोन को छोड़ने का मन बना लिया। मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में शेरोन ने ग्रीष्मा का नाम लेते हुए बताया था कि उसने ग्रीष्मा द्वारा दी गई हर्बल दवा पी थी। चूंकि उसे ग्रीष्मा की हरकत पर संदेह था, इसलिए उसने पीने से पहले उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। बाद में फोरेंसिक विश्लेषण ने काढ़े में कीटनाशक की मौजूदगी की पुष्टि की। आदि की जांच के दौरान ग्रीष्मा की भूमिका के सबूत मिले। वैज्ञानिक साक्ष्यों ने अभियोजन पक्ष के दावे का समर्थन किया। पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर ग्रीष्मा ने अपराध कबूल कर लिया था। उसकी मामा सिंधु और उसके चाचा निर्मल कुमारन नायर सबूत नष्ट करने के आरोपी पाए गए। ग्रीष्मा ने पुलिस हिरासत में आत्महत्या का प्रयास भी किया था, जिसे अदालत ने जवाबदेही से बचने का एक नाटकीय प्रयास बताया। केरल से बाहर मुकदमा चलाने की आरोपी की याचिका को हाई कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद पुलिस ने 25 जनवरी 2023 को मामले में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमा 15 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ और 3 जनवरी 2025 को समाप्त हुआ। विशेष सरकारी अभियोजक वीएस विनीत कुमार ने इस मामले में ग्रीष्मा के चाचा निर्मल कुमारन नायर और उसकी मां पर लड़े आरोप साबित कर दिए। इस तरह से बनी कुल 586 पन्नों की रिपोर्ट में ग्रीष्मा पर आईपीसी के तहत कई आरोप लगाए गए, जिनमें धारा 302 हत्या, धारा 364 हत्या करने के इरादे से अपहरण, धारा 328 जान को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जहर देना, धारा 203 गलत जानकारी देकर न्याय में बाधा डालना था। न्यायाधीश ने कहा कि ग्रीष्मा ने ऐसा समय चुना जब उसका परिवार बाहर था और उसने जहर इस तरह से दिया कि उसका पता लगाना मुश्किल हो गया। उसने हत्या का प्लान सावधानी पूर्वक बनाया था। शेरोन को धोखा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए हर अवसर का लाभ उठाया कि उसकी हरकतें छिपी रहें।
ये जहर देकर हत्या करने का मामला है, इसलिए ग्रीष्मा ने इसे बहुत ही गोपनीयता से अंजाम दिया। शेरोन ने जांच अधिकारियों को बताया था कि ग्रीष्मा ने उसे सेक्स के लिए वहां बुलाया था। उसने कल रात लंबी कॉल करके अपनी मुलाकात के बारे में उसे आश्वस्त किया था। उसने गुप्त उद्देश्य से उसे विश्वास में लिया। अपराध करने की उसकी तैयारी गुप्त और धोखे भरी थी। अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहते हुए दोषी ग्रीष्मा को फांसी की सजा सुना दी। अदालत ने इस हत्या को बेहद क्रूर, अमानवीय और घिनौना बताते हुए कहा कि इसने समाज के सामूहिक विवेक को झकझोर दिया है। दोषी ग्रीष्मा पर 3.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। ग्रीष्मा ने सजा में नरमी के लिए अपनी एजुकेशन की उपलब्धियों, पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड न होने और मम्मी पापा की इकलौती संतान होने का हवाला दिया। किंतु फैसले में अदालत ने कहा कि आरोपी की सामाजिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक परिस्थितियों, उम्र, आपराधिक रिकॉर्ड न होने और उसके अच्छे आचरण को दुर्लभतम मामलों की श्रेणी से बाहर करने के लिए सहायक नहीं माना जा सकता। हालांकि सजा को लेकर ग्रीष्मा हाईकोर्ट में इस फैसले को चैलेंज कर सकती है। ग्रीष्मा केरल में मृत्युदंड पाने वाली दूसरी और सबसे कम उम्र की महिला है और राज्य में मौत की सजा पाने वाली 40वीं दोषी है। निर्मला कुमारन नायर, ग्रीष्मा के चाचा, को भी 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने ग्रीष्मा की मम्मी को इस मामले में बरी कर दिया। ग्रीष्मा केरल की अगर सबसे कम उम्र की मौत की सजा पाने वाली युवती है तो उससे पहले भारत में 2 महिलाओं को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। उनमें एक रतनबाई है जिसे साल 1955 में फांसी दी गई थी। उसे यह सजा 3 लड़कियों की हत्या के आरोप में दी गई थी। दरअसल रतनबाई ने पति के साथ अवैध संबंधों के शक में 3 लड़कियों की हत्या की थी, जिसके बाद कोर्ट के फैसले पर उसे जनवरी 1955 में उसे फांसी की सजा दी गई थी। इसके अलावा 2008 में मुरादाबाद की शबनम वो दूसरी युवती थी जिसे मौत की सजा दी गई थी। शबनम को 2008 में अपने परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। जानकारी के मुताबिक शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था। उस वक्त राष्ट्रपति ने भी उसकी दया याचिका को खारिज कर दिया था। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।